मंच पर विराजमान इस महत्वपूर्ण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पधारे हुए भारत सरकार के 2 सीनियर अधिकारी डॉक्टर एस अय्यप्पन जी एवं श्रीमान आशीष बहुगुणा जी, मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, विदेश के आए हुए मेहमान और सभी मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं पूरा समय आपके बीच रहना चाहता था। कल भी मैं यही सभागार में बैठ करके किसानों को सुन रहा था। मुझे भी बहुत कुछ इस समारोह से सीखने को मिला है, लेकिन आज मुझे बीच में 2-3 घंटे के लिए जयपुर जाना पड़ा और उसके कारण मैं इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाया। एक बात का मुझे सबसे ज्यादा आनंद भी हुआ है और संतोष भी हुआ है, क्योंकि टेक्निकल सेशंस वगैरह में कभी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी हमारी सीमा के बाहर होती है, लेकिन सभी इस प्रकार के छोटे छोटे सत्रों में देश भर से आए किसानों ने रुचि ली, बड़े मनोयोग से उसमें अपने आप को जोड़ा, जानने का प्रयास किया। ये एक अद्भुत घटना थी मेरे हिसाब से, अद्भुत। मित्रों, ऐसे 2 दिन के समारोह का जो आखिरी समारोह होता है वो करीब करीब उसका ऑडिटोरियम आधा कर देना पड़ता है। हमारी कठिनाई ये है कि अभी भी कई लोग बेचारे बाहर खड़े हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। मेरे मन में विचार ये आता है, मैं मोदी को पूछ रहा हूं कि भाई ये करने में तुमने देर क्यों की? मैं सच बताऊं, इसको इस रूप में और इस सफलता के बाद मुझे लगता है अच्छा होता कि परमात्मा ने मुझे 5-7 साल पहले इस काम के लिए प्रेरित किया। मैं भारत सरकार के इन दोनों महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खुले मन से अपनी बातें बताई और गुजरात में जो हो रहे प्रयास, किसानों की दिशा में जो सोचा जा रहा है, बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बातें बताई। मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि देश की राजनीति इतनी बड़ी विचित्र हो गई है कि एक सरकार का व्यक्ति दूसरी सरकार के लिए अच्छा बोले तो बेचारे को परेशानी आ जाती है। ये बड़ी हालत है। आपको हैरानी होगी मेरे किसान भाइयों बहनों, आज हमारे कुछ नेताओं ने, अब उनको तो नेता कहना कि नहीं कहना ये भी एक सवाल है, सवाल उठाया कि दूसरे राज्यों के किसानों को 51 हजार रुपया मोदी ने क्यों दिए, बताइए। ये देश एक है, हम सब एक हैं। किसी भूभाग में जन्मे होंगे, कोई भाषा बोलते होंगे, लेकिन क्या हमारे भी दिली होनी चाहिए क्या? ये क्या छोटी सोच है। और दूसरा, मैं कभी सोचता हूं क्या हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा होगा, हिंदुस्तान के कोई जिले का कोई किसान होगा जिसका मेरे राज्य पे कर्ज नहीं होगा? जब हम अकाल में पीड़ित होते हैं तो हिंदुस्तान के 7 से 8 राज्यों के किसान
जो घास उनके खेतों से हमें भेजते हैं, तब हमारे पशु को चारा मिलता है, क्या उनका मैं ऋण स्वीकार करूं या न करूं? हमें चावल बाहर से लाने पड़ते हैं, वो चावल पैदा करने वाले किसान जो हमारा पेट भरते हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा हुआ होगा, क्या मैं उसका सम्मान करूं या ना करूं? अरे हम पतंग चलाते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, बाम्बू मुझे आसाम और नागालैंड और मिजोरम का किसान देता है, क्या मैं उसका शुक्रिया अदा करूं या ना करूं? हिंदुस्तान के हर किसान की मेहनत का परिणाम है देश के हर कोने में कहीं न कहीं किसी को लाभ, और इसलिए किसानों को भूभाग के आधार पर, किसानों की भाषा के आधार पर उनके बीच में दरारें न की जाए, दीवारें खड़ी न की जाए। ये हमारी कोशिश है एकता की, जोड़ने की, और वो भी ये धरती सुजलाम सुफलाम बने, इसलिए हमारा एक पवित्र प्रयास है। भाइयों बहनों, देश की प्रगति करनी है तो संकुचितता से बाहर आना पड़ता है। हम कभी कभी सुनते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य को पानी नहीं देता है, पानी के लिए झगड़े होते हैं। आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात हमें पानी का अभाव वाला राज्य है, हमें पानी की किल्लत है, हम वर्षा पर हमारी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन राजस्थान को नर्मदा के पानी की जरूरत थी, उसका हक बनता था। गुजरात ने कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज राजस्थान में नर्मदा का पानी बह रहा। देश में हर एक को एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, और तभी तो ये देश प्रगति कर सकता है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट के लिए हमको सोचने की जरूरत है। हिंदुस्तान के कुछ भाग ऐसे हैं जो अधिक पानी के कारण किसान परेशान हैं, और कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो पानी के अभाव के कारण परेशान है। कहीं पर पानी समंदर में बहता चला जा रहा है, और कहीं पर एक लोटे भर पानी के लिए इंसान तरसता रहता है। क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है क्या कि हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के विकास के लिए इस पानी के महात्म्य को हम स्वीकार करें? चाहे पीना हो, चाहे खेती का विषय हो, चाहे औद्योगिक विषय हो, इस पानी के महात्म्य को हमको समझना होगा। और इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने एक सपने को साकार करने के लिए प्रयास किया था, नदियों को जोड़ने का। और गुजरात का हमारा अनुभव है, हमने नर्मदा नदी के पानी से करीब 20 नदियों को जोड़ा है। आप लोगों ने कभी मौका मिला होगा साबरमती नदी देखने अगर गए हो, तो हमारे यहाँ साबरमती नदी जो है अहमदाबाद में, जो रिवर फ्रंट, कभी कोई ने आपको मौका मिला हो तो, वो साबरमती नदी है, लेकिन पानी साबरमती का नहीं है, उसमें पानी नर्मदा का बह रहा है। और उसके कारण इतना परिणाम मिला है, इतना परिवर्तन आया है। जो पानी समुद्र में जाता था, उस पानी को सर्वाधिक उपयोग हो, उसके हम लोगों ने तो छोटे छोटे प्रयोग किए, लेकिन बड़े स्केल पर देश में ये प्रयोग हो सकते हैं। अगर गंगा नहर राजस्थान में ना आती, अन्य राज्यों से पानी वहां न पहुंचता, तो राजस्थान का वो इलाके का क्या हाल हुआ होता। और इसलिए पानी का एक होलिस्टिक मैनेजमेंट, इतना ही देश में पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता कैसे पैदा हो, पानी के मूल्य की और लोग कैसे सजाग बने। अब बड़े बड़े शहर हैं,
बड़े शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी अगर किसान को पहुंचाया जाए तो भविष्य में शहर और गांव के बीच जो तनाव की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं खत्म हो जाएगी, वरना झगड़े होंगे। गांव वाला कहेगा इस पानी का हक मेरा है, शहर वाला कहेगा पीने के बिना हम जिएंगे कैसे, हमको पीने के लिए चाहिए। लेकिन यही पानी रिसाइकल करके अगर किसान को वापस दिया जाए तो कोई संकट नहीं आएगा। विषय छोटे होते हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों कि हम काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए हम लोगों का आग्रह है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाटर ग्रिड, इस पर इस देश में आने वाले दिनों में गंभीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए और कहीं से कहीं शुरू करना चाहिए, तब जाकर के हमारे किसान को हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। जो उसकी इनपुट कॉस्ट कम करने वाली बात है ना, उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट का मामला पानी है। अगर पानी उसको सहजता से मिल जाए तो उसका इनपुट कॉस्ट कम होगा, और इनपुट कॉस्ट कम होगा तो स्वाभाविक है कि उस पर जो बोझ रहता है वो बोझ कम होगा और जितनी भी आय होगी उसमें वृद्धि होगी। उसी प्रकार से एक बार मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जानता हूं पूरे देश का हाल, मुझे इतनी बारीकी से मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक कृषि यूनिवर्सिटी में गया था और मुझे कुछ किसानों को सम्मानित करना था। और मैं मानता था कि शायद बड़ी आयु के पुरानी सोच के सारे किसान आए होंगे, लेकिन मुझे आनंद हुआ। मैंने करीब 35 किसानों को सम्मानित किया। 35 में से 25 से 28 किसान 30, 32, 35 की आयु के थे। इतना आनंद हुआ मुझे वो दृश्य देखकर। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर सही तरीके से कृषि को हमारी युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें, उसके भीतर एक आशा पैदा करें कि कृषि भी जिंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अवसर बन सकती है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पिताजी दादाजी के जमाने में जो कष्ट आए तुम्हारे जमाने में भी वही कष्ट आएंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है। वो एक नया विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है और ये संभव है। और इसलिए देश की युवा पीढ़ी को, ग्रामीण युवा पीढ़ी को कृषि के महत्व की ओर जोड़ करके आर्थिक विकास, आर्थिक क्रांति के क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए हम उसको प्रेरित कैसे करें, उसको कैसे जोड़ें, उस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। उसी प्रकार से कृषि को भी, अब जैसे हमने गुजरात के विकास की जब बात होती है तो हमने एक बात पर हमारा बल रहता है कि विकास की गुजरात की यात्रा 3 खंभों पे खड़ी कैसे हो। 1/3 औद्योगिक विकास, 1/3 कृषि विकास और 1/3 सेवा क्षेत्र। उस पर हम बल देते हैं और उस दिशा में जाने की हमारी भरपूर कोशिश है। लेकिन कृषि में, और मैं किसान भाइयों बहनों को, मेरा जितना अध्ययन है और उसमें मेरा बड़ा विश्वास बन गया है, और इन दिनों भी जो कृषि क्षेत्र के सफलता विफलता के जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें भी ये बात उभर करके आती है कि हम खेती के साथ एलाइड एक्टिविटी को हमने जोड़ना चाहिए। और इसलिए खेती को भी कम से कम 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक, हम परंपरागत जो खेती करते हैं वो। दूसरा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, कोई पोल्ट्री फार्म करे, कोई फिशरीज का चलाएं, वो एक अतिरिक्त एक्टिविटी कृषि के साथ जोड़नी चाहिए। यहां आप लोगों ने देखा होगा, हमने ईमू फार्म का मॉडल रखा है। कई किसान ईमू को देखने जा रहे थे, फोटो निकाल रहे थे ईमू के साथ। कितना बड़ा विश्व में उसका मार्केट हो रहा है। और ईमू फार्मिंग की ओर काफी मात्रा में किसान इन दोनों बढ़ रहे हैं। अपने जमीन का छोटा हिस्सा
ईमू फार्मिंग के साथ रख लेते हैं और ईमू के डेवलपमेंट से उसके अंडे दुनिया के बाजार में बहुत बड़ी मांग हो रही दवाइयां बनाने के लिए, तो उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। और इसलिए हम खेती का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा एनिमल हस्बेंड्री का, पोल्ट्री फार्म का, फिशरीज का, इसके ऊपर ध्यान दें। और एक क्षेत्र की ओर ध्यान देने की जरूरत है और वो है तीसरा हिस्सा एग्रो फॉरेस्ट्री। हमारे यहां क्या है, हमारी जमीन, आज मकान बनाते हैं तो दो घर के बीच में एक दीवार चल जाती है और उस दीवार का खर्चा आधा ये मकान वाला देता है, आधा ये मकान वाला देता है और एक पतली सी दीवार से हम दो मकानों को डिवाइड करते हैं। लेकिन खेत में, दो खेत के बीच में हम इतनी सारी जगह बर्बाद करते हैं, वाड़ लगा देते हैं, इतना नुकसान हो रहा है हमारी जमीन का। हम एक एक इंच जमीन का, अभी जो बहुगुणा जी बता रहे थे, हम एक एक इंच की जमीन का उपयोग क्यों ना हमने अरे पड़ोसी किसानों के साथ, हमारा बगल वाला जो किसान है उसके साथ बैठ करके, ये जो 2-2, 3-3, 4-4 फीट जमीन बर्बाद हो रही है, हम दोनों बैठ करके तय करें, एक रिमार्क लाइन बना दें और उस पर वृक्षों की खेती करें। वो हमारा डिमार्केशन भी हो जाएगा, वो वृक्ष भी आने वाले हमारी बहुत बड़ी संपत्ति बन जाएगा। और इस काम को अगर करें और सरकार से नियमों से जोड़ करके 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उस वृक्षों को बेचने का क्रम बनाया जा सकता है। नए वृक्ष बनते जाएंगे, बड़े होने के बाद बेचे जाएंगे। और आज इतना बड़ा देश, हम टिम्बर इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण परेशान हैं और जैसे बहुगुणा ने कहा, भाई कौन बचाएगा, किसान बचाएगा देश की आर्थिक स्थिति में से, देश को बाहर लाना। लेकिन ताकत क्या है, अगर हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री पर ध्यान देते और हम अपने दो खेतों के बीच की जो जगह है जो आज बर्बाद हो चुकी है, अगर सिर्फ उसमें पेड़ लगाएं और वो भी आय देने वाले पेड़, जिसमें से ज्यादा इनकम मिलती है, ऐसे पेड़, आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। कभी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। एक बर्बाद हुआ तो दूसरा मदद करेगा, दूसरा बर्बाद हुआ तो तीसरा मदद करेगा। इन 3 खंभों पर हमारी खेती को हमने खड़ा करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा मेरे किसान भाइयों बहनों को कि हम उस दिशा में प्रयास करें। एक छोटा विषय है जो फिशरीज के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान का समुद्री तट है, सीवीड की खेती समुद्र के पानी में 45 दिन में फसल तैयार होती है, महिलाएं कर सकती हैं। और आज मेडिकल साइंस को सीवीड की इतनी आवश्यकता है, इतना रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, उसको आसानी से डेवलप किया जा सकता है। गुजरात ने अभी उस प्रयोगों को प्रारंभ किया है। कई राज्य हैं, समुद्री तट पे जो राज्य हैं, वो इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसमें कृषि के लिए जो दवाइयां चाहिए वो भी बनती हैं, मनुष्य के लिए चाहिए वो भी दवाइयां बनती हैं। यानी इस प्रकार का वो पौधा, उसका हम उपयोग करके हमारे समुद्री तट के जो किसान हैं, फिशरमैन हैं, उनके लाभ के लिए भी हम अगर नई योजनाओं को करें क्रियान्वित, मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों कि उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, दूसरी आवश्यकता होती है हमारे यहां उत्पादन के बाद एग्रो मार्केटिंग लिंकेज की। किसान का माल, आज किसान की हालत क्या है, दुनिया में हर चीज का कीमत उत्पादक तय करता है। कोई फाउंटेन पेन बनाता है तो कितने में बेचेगी वो तय करता है उत्पादन करने वाला। कोई कार बनाता है तो कार कितने में बिकेगी तय करता है उत्पादक। अकेला किसान ऐसा है कि जो पैदा करता है लेकिन दाम वो तय नहीं कर पाता है। उसका माल कितने में बिकेगा उसके हाथ में नहीं, वो असहाय है। और इसलिए हमें परफेक्ट मार्केट लिंकेज को अगर नहीं बनाते तो हम किसान की इस अवढ़व वाली जो स्थिति है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्वेश्चन मार्क से जुड़ी हुई इसकी जिंदगी है,
उससे हम बाहर नहीं ला सकते। और जब तक उसके अंदर भीतर एक विश्वास पैदा नहीं होता है कि मैं जो पैदा करता हूं दुनिया को इस रूप में लेना ही पड़ेगा, ये सामर्थ्य उसके हाथ में नहीं आता है, तब तक किसान का विश्वास पैदा नहीं होता है। और इसलिए हमारी मार्केट लिंकेज की सारी व्यवस्थाओं को किसान की इस मूलभूत आवश्यकता के साथ जोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के हम किसान को एक नया विश्वास दे सकते हैं और उसकी दिशा में। उसी प्रकार से इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में पीएचडी किए हुए शायद हजारों लोग होंगे। सबसे पहली आवश्यकता मुझे लगती है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने रिसर्च हुए हैं, अगर भारत सरकार कर सकती है तो अच्छी बात है, वरना गुजरात सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। हम हमारे देश में जितनी रिसर्च हुई है उन सबको कंपाइल करने की आवश्यकता है। मान लीजिए चावल है, चावल पे 1000 लोग होंगे जिन्होंने पीएचडी की होगी, कहीं इकट्ठा तो करें। किसी ने सोयाबीन फार्म की होगी, किसी ने पोल्ट्री फार्म पर की होगी, सब बिखरा पड़ा हुआ है। हमारी जो टैलेंट पूल बनाने की आवश्यकता है, ये जो हमारे पास, ये हमारे जिन्होंने, किसी ने 40 साल पहले किया होगा, 50 साल पहले किया होगा, कोई अभी कर रहा होगा, ये चीजें आज बिखरी पड़ी है। हमारे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ये जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ये हमारी इंटेलेक्चुअल विरासत है, उसे हमें जोड़ने के लिए कोई न कोई प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और फिर उसमें से अच्छी चीजों को छाड़ करके आगे उन प्रयोगों को कैसे लिया जाए, उस पर। दूसरी बात है, जो आज लैब में हो रहा है वो किसी इंटरनेशनल जर्नल में छप जाए, उस साइंटिस्ट की वाहवाही हो जाए, यहां तक सीमित हो गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को तब तक जीवन में संतोष नहीं मिलना चाहिए जब तक कि उसने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च धरती पर नजर ना आए। कागज में रिसर्च इस खेती के क्षेत्र में काम का नहीं है। कृषि क्षेत्र का रिसर्च अच्छे डॉक्टर का तब उपयोग होता है कि जब किसी पेशेंट की वो जिंदगी बचा ले, तभी तो उस डॉक्टर का महत्व बढ़ता है। उसी प्रकार से जो लैब में है वो लैंड पे उतरना चाहिए, और इसलिए लैब टू लैंड के लिंकेजेस की बड़ी आवश्यकता है। और लैब टू लैंड के लिंकेजेस की ओर अगर हम बल देते हैं, जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं, जो भी नई रिसर्च हो रही है, उन सबको अगर हम खेत में किसान के घर तक पहुंचाएं, और गुजरात में जो कृषि महोत्सव का प्रयोग हुआ है उसकी सबसे बड़ी सिद्धि ये, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट किसानों के साथ बैठते हैं, किसानों के साथ चर्चा करते हैं, और किसान भी उसमें कभी कभी जोड़ते हैं। जो लैब के अंदर बैठ करके संशोधन किया है और जो धरती पर उसने प्रयोग किए हैं, दोनों को जब को जोड़ देते हैं तो एक नई क्रांति का निर्माण हो जाता है। यह हमने अनुभव किया। और इसलिए लैब टू लैंड इस लिंकेजेस की तरफ भी हमको बल देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज भी देश का बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल वर्ल्ड, उसके दायरे में पता नहीं क्यों किसान आता ही नहीं है। देश में बैंकों से जो कुल पैसे दिए जाते हैं उसमें से किसान के नसीब में सिर्फ 5% पैसे आते हैं। 58% पॉपुलेशन किसान पर, खेती पर निर्भर है, लेकिन बैंक से मिलने वाले कर्ज का भाग्य सिर्फ 5% किसानों की तरफ जाता है। ये स्थिति हमको बदलनी पड़ेगी। अधिकतम किसानों को बैंकिंग लिंकेज का लाभ कैसे मिले, और प्रोसेस को सिंपल करनी पड़ेगी। आज किसान तंग आ जाता है। कल भी मैंने बोला था इस विषय को, वो साहूकार से पैसा लेता है, इतना कर्ज करना पड़ता है, और बैंकों के पास कोई काम नहीं होता है। सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र की ब्रांचेज बनाने से काम नहीं होता है। किसान ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे ऋण देने की प्रक्रिया में उन बैंकों को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जिसके 70-80% किसान उसके लेने देने वाले ना हो, तब तक बात बनेगी नहीं। और इसलिए उन व्यवस्थाओं को हम अगर करते हैं
और अगर इस प्रकार से पैसा, तो मुझे विश्वास है किसान अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगा, अपना फंड इकट्ठा करेगा और वो वेयर हाउसेस खुद के खड़े कर देगा। उसमें कोई ताकत कम नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन अगर हम उसके लिए इन व्यवस्थाओं की ओर अगर ध्यान देते हैं तो मैं मानता हूं कि किसान को अगर ये ऋण के बोझ से मुक्त कर दिया जाए, उस पर एक टेंशन रहे, क्या करूं, कब पैसा आएगा, क्या। और कभी कभी वो माल सस्ते में क्यों बेचता है? वो माल सस्ते में इसलिए बेचता है कि उसको लगता है मुझे कर्जदार को पैसे देने। 15 दिन अगर अपने माल को रखे तो 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन चूंकि कर्जदार का ब्याज बढ़ रहा है इसलिए कहता है यार जल्दी बेचो, पहले उसका निपटाओ वरना झगड़ा मुसीबत आ जाएगी। और उसी के कारण वो बेचारा, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जब तक हम इस फाइनेंशियल नेटवर्क को, उस लिंकेजेस को स्ट्रांग नहीं करते हैं, किसान अपनी ताकत पर खड़ा नहीं हो सकता है और उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, भारत सरकार ने हमें काफी मदद की एक काम के लिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम हर जिले से प्रोग्रेसिव किसान को खोजे, लेकिन सही किसान को कैसे खोजे, हमसे कोई गलती ना हो जाए। हमने एक जूरी बनाई, उसमें हमें प्रोफेशनल लोग मिले, भारत सरकार का भी मदद मिली, हमारी सरकार के भी पुराने भी भारत सरकार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, वो हमें मिले। इन सब ने बैठ करके पूरे देश में से इस सारी प्रक्रिया को पिछले 6 महीने से चलाया और उसमें से हर जिले से उत्तम किसानी करने वाले व्यक्ति को पसंद किया है, उत्तम प्रयोगों को पसंद किया है। अब हम आगे चाहते हैं, गुजरात सरकार की वेबसाइट पर हम आप सभी किसानों की पूरी डिटेल रखने वाले हैं। आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की, आपकी प्रोसेस क्या थी, आपको परिणाम क्या मिले, कौन से आपने व्यवहारू प्रयोग किए, ताकि देश भर के किसान जो कुछ जानना समझना चाहते हैं वो इन कृषि ऋषियों के अनुभवों से सीख सकते हैं। जो लैब में होता है उससे ज्यादा कृषि ऋषि के द्वारा लैंड पे होता है और उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए इसकी फॉलोअप के रूप में एक काम हम लेने वाले हैं और वो काम ये होगा कि आप जिन किसानों का आज हमने सम्मान किया है, आपने जो सिद्धि प्राप्त की है, आपने जो नए प्रयोग कर करके देशों को कुछ दिया है, ये देश भी जाने, दुनिया भी जाने। और इसलिए हम उसको अधिकतम भाषाओं में रखने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन गुजरात सरकार एक इनिशिएटिव लेगी और हम आगे चल करके देश में कोई भी ऐसे अच्छे प्रयोग हो तो उन प्रयोगों को जोड़ने के लिए जरूर प्रयास करने वाले हैं। मैं अय्यप्पन जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में ही फाउंडर बीज का काम होता है, उसको हम वहां से बाहर ले जाकर के हम खुले मैदान में किसानों के साथ करने की दिशा में सोच रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव बनेगा ये प्रयोग, क्योंकि हम लोगों की कई वर्षों से मांग रही थी कि इन प्रयोगों को हमने यूनिवर्सिटी की दीवारों से बाहर निकालने पड़ेंगे और तब जाकर के हमारे उत्तम प्रकार के बीजों का संशोधन हम कर सकते हैं और वो फुल प्रूफ होते हैं। क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जो चीज होती है और एक खुले नेचुरल अवस्था में होती है, वो दोनों की ताकत में फर्क होता है। और इसलिए उसका आयुष कैसा है, उससे परिणाम कैसे हैं, वो तुरंत जाना जा सकता है। और उस प्रयोग को हम बल देना चाहते हैं। भारत सरकार जरूर उस दिशा में त्वरित कदम उठाएगी, तो अवश्य मैं मानता हूं कि अच्छा परिणाम मिलेगा। सभी प्रतिनिधि जो यहां आए, हमारी कोशिश रही है आपको अच्छी सुविधा रहे, कोई कष्ट न हो। फिर भी ये हमारा पहला प्रयास था। कहीं कभी कोई कम्युनिकेशन में गैप रही हो, कहीं व्यवस्था में कमी रही हो, यहां आने के बाद शायद आपको कोई कष्ट हुआ हो। अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई हो तो मैं गुजरात की तरफ से आप सबकी क्षमा चाहता हूं,
आप सबसे माफी चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे। इसमें से हम बाद में काफी डिटेल डिस्कस करने की हमारी पद्धति रहती है कि इसको बड़ा डिटेल में हम डीप रिव्यूइंग करते हैं, हमारी कमियां क्या रही है, अच्छाइयां क्या रही है और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और फिर हम एक अच्छे नए मॉडल के साथ अगले इसी प्रकार के समारोह के लिए हम मिलेंगे। मेरा आप सबको विश्वास देता हूं और ये हमारा कन्विक्शन है, ये हमारा कमिटमेंट है। देखिए, हम लोग गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, 2 साल में एक बार करते हैं और सिर्फ 2 दिन लगाते हैं, उससे ज्यादा हम उसमें टाइम नहीं लगाते। लेकिन हर वर्ष हम 1 महीना कृषि महोत्सव करते हैं। 44-45 डिग्री टेम्परेचर होता है और हमारी सरकार के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी, सभी मिनिस्टर्स गांवों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं और कृषि में किस प्रकार से नई चीज आई है सीधा संवाद करते हैं। और ये काम लगातार पिछले 8 साल से कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। ज्ञान संपदा को गांव तक कैसे ले जाना, उसके लिए भगीरथ प्रयास हम लोग करते हैं और ये करते 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 हम लगातार नई नई चीजों को जोड़ते जाते हैं। उसमें से एक कड़ी ये महासम्मेलन है। आने वाले दिनों में और नई कड़ियां जुड़ेगी और नया काम होगा। लेकिन ये बात निश्चित है, महात्मा गांधी के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमारे गांव को समृद्ध करना होगा। गांव को समृद्ध करना है तो हमारी कृषि को समृद्ध करना पड़ेगा, हमारे किसान को समृद्ध करना होगा और उस काम को लिए हम सब मिलकर के जुड़ेंगे, जुटेंगे। मैं मानता हूं मित्रों, आज हमारा जो उत्पादन है अगर वो हम 2 गुना कर दें, कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन से हो सकता है। तो इस हिंदुस्तान को एक दाना भी अन्न कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर इंसान की आवश्यकता की पूर्ति करने की ताकत मेरे किसान भाइयों बहनों में है। और अगर हम 3 गुना उत्पादन करें तो मित्रों, विश्वास से कहता हूं, पूरी दुनिया का पेट भरने का ताकत ये मेरे देश के किसानों में है। इसको उर्वरा धरती है, इतना सामर्थ्य है। क्यों न पूरे विश्व का पेट भरने का सपना हम क्यों न देखें और दुनिया को हम वो खिलाएं जो हम चाहते हैं। ये इच्छा क्यों न हमारे पास, ये एक मिजाज लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार मित्रों, इस आखिरी कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अगली बार मिलने का निमंत्रण भी आपको दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।